नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वॉचिंग आ स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविज़न। प्रेरणा और उसकी छोटी बहन टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं। प्रेरणा enjoys रनिंग। प्रेरणा को दौड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर अमंग द गर्ल्स इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर रनिंग a 100-meter स्प्रिंट एट एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और प्रेरणा को उसके ज़िले की सबसे तेज रनर यानी सबसे तेज धावक के रूप में घोषित करा गया है। ठीक है, और ये कब करा गया था? जब उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कंपटीशन है 100-meter स्प्रिंट, उसको क्या करा है? जीता है। ठीक। शी इज नाउ ट्रेनिंग टू कम्पीट एट द स्टेट लेवल। अब वो प्रशिक्षण ले रही है स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर कम्पीट करने के लिए। शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल इन द 100-meter स्प्रिंट कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर। उसका सपना है कि भविष्य में वो भारत को रिप्रेजेंट करेगी 100 मीटर की जो स्प्रिंट दौड़ है उसमें। वाइल वॉचिंग द रीरन ऑफ स्प्रिंट्स एट द ओलंपिक गेम हेल्ड इन द पास्ट। अतीत में हुए ओलंपिक गेम्स में जो ये स्प्रिंट है, इसको ये एक बार फिर से रीरन जब कर रही है तो करते समय प्रेरणा इज ऑलवेज अमेज। प्रेरणा हमेशा बड़ी आश्चर्यचकित होती दैट द मेजरमेंट ऑफ द टाइम टेकन फॉर द रेस इज सो एडवांस। कि भाई जो मेजरमेंट यानी कि जिस तरीके से मापा जाता है रेस में समय को, वो कितना ज़्यादा क्या है? एडवांस है। दैट दे कुड आइडेंटिफाई द विनर इवन व्हेन टू स्प्रिंटर्स सीम्स टू क्रॉस द फिनिश लाइन ऑलमोस्ट टुगेदर। कि ये दो स्प्रिंटर्स यानी दो धावक जिनको कि देखने से लगता है कि दोनों ने एक ही समय पर फिनिश लाइन को क्रॉस करा है, तो अब जो टाइम देखने का यानी टाइम मापने का तरीका इतना ज़्यादा एडवांस है कि देखने में भले लग रहा हो कि दोनों ने सेम टाइम पर क्रॉस करा है, लेकिन अब इससे पता कर लेते हैं कि किसने असल में पहले क्रॉस करा है, किसने कम समय लिया है। हाउएवर इन हर स्कूल, लेकिन उसके स्कूल में द स्पोर्ट्स टीचर ओनली यूज्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉच कॉल्ड स्टॉप वॉच फॉर टाइमिंग द स्कूल रेसेस। लेकिन उसके स्कूल में जो उसके स्पोर्ट्स के टीचर हैं वो सिर्फ एक खास प्रकार की घड़ी जिसे स्टॉप वॉच कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं रेस की टाइमिंग को देखने के लिए। शी हैड नोटिस्ड हर मदर वेयरिंग अ वॉच ऑन हर रिस्ट and her sister looking at her mobile phone when she needed to check the time। उसने ये चीज़ नोटिस करा है कि इसकी मम्मी अपनी कलाई पर घड़ी पहने रहती हैं। इसके अलावा इसकी बहन जिसको कि समय देखना होता है वो भी फ़ोन पे समय को देखती है। Her uncle used a braille watch and had recently acquired a talking watch that announced the time at the touch ऑफ द बटन। उसके जो अंकल हैं वो ब्रेल वॉच का यूज़ करते थे, इसमें ब्रेल लिपि में समय लिखा होता है उसका यूज़ करा करते थे। और हाल ही में उन्हें एक ऐसी घड़ी मिली है जो कि अनाउंस करती है यानी कि बोलती है एक बटन दबाने पे क्या समय हो रहा है। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस। स्कूल के एंट्रेंस के करीब एक बहुत बड़ी सी घड़ी है जो कि दीवार पर लटकी है। हर थॉट्स टर्न टू पीपल इन द एंशिएंट पास्ट। इसके जो विचार हैं वो प्राचीन समय में, जो प्राचीन अतीत में जो लोग रहते थे उनकी तरफ इसके विचार गए। हु डिड नॉट हैव द मॉडर्न गैजेट्स वी हैव टुडे एंड शी वंडर्ड। जिनके पास में हमारे आज के तरीके के आधुनिक गैजेट्स नहीं हुआ करते थे और अब वो सोच रही है। तो क्या सोच रही है वो?
हाउ वॉज द टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वॉज नो क्लॉक एंड वॉचेस। तो बच्ची क्या सोच रही है कि भाई जब कोई घड़ियाँ, कोई लटकाने वाली घड़ियाँ, कोई हाथ वाली घड़ियाँ जब नहीं थी तो लोग समय को कैसे देखा करते थे, लोग समय को कैसे मापा करते थे। मेजरमेंट ऑफ टाइम। ह्यूमन गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग अगो। क्या कह रहे हैं कि जो इंसान है इसको समय क्या चल रहा है इसका रिकॉर्ड रखने का जो ये कह सकते हो रुचि है, ये बहुत ही लंबे समय से रही है। मतलब इंसानों की समय में रुचि बहुत ही लंबे समय से रही है। दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट एवरी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने ये चीज़ नोटिस करा कि प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं वो खुद को एक निर्धारित समय बाद में फिर से दोहराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, उदाहरण के लिए सूरज का उगना, उसके ढलना। द फेजेस ऑफ मून एंड द चेंजिंग सीजन, जो चांद है उसके अलग अलग फेजेस यानी उसके अलग अलग रूप और बदलता हुआ मौसम। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल्स ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। इन्होंने ये जो घटनाएं थीं इनका जो चक्र है इसका इस्तेमाल टाइम कीपिंग के लिए यानी समय देखने के लिए ये करने लगे। फर्स्ट, पहले दे डिवाइस्ड कैलेंडर्स, पहले इन्होंने कैलेंडर्स को तैयार करा, कैलेंडर्स को बनाया। अ डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, जिसमें जो दिन है उसको सूरज के ढलने और उगने पर निर्धारित करा जाता था। Then begins the quest to find ways of knowing the time of the day, और उसके बाद में एक क्वेस्ट कह सकते हो, एक खोज शुरू हो गई किसकी, अलग अलग तरीकों की या फिर ऐसे तरीकों की जिससे कि दिन के समय को जाना जा सके। So they made many devices which help them to measure smaller interval of time within a day। तो इन्होंने कई सारे ऐसे उपकरण बनाए जो कि इनकी सहायता करते थे दिन में एक छोटे से समय को, छोटे समय के अंतराल को नापने में। सम ऑफ दीज वर सैंड डायल्स, वाटर क्लॉक्स, आर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक। इनमें से कुछ सैंड डायल हैं, कुछ वाटर क्लॉक हैं, आर ग्लासेस हैं और कैंडल क्लॉक हैं। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये है पहला सैंड डायल। ठीक है, इसमें जब सूरज की किरण पड़ती है इसके ऊपर तो इसकी जो परछाई जहाँ पे भी आती है ना, उस परछाई की मदद से समय देखा जाता है। ठीक, सेम इसमें भी इसके अंदर मान लो ऐसा है कि भाई इस बाल्टी के अंदर पानी भरा रहता है और लोगों को पता है कि 1 घंटे बाद में ये जो पूरी बाल्टी ही खाली हो जाएगी। तो जैसे ही पूरी बाल्टी खाली हो जाती है लोगों को पता चलता है कि हाँ 1 घंटा हो गया है, या फिर मान लो आधी बाल्टी हो जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई आधा घंटा हो गया है। सेम लॉजिक जो है वो आर ग्लास का और कैंडल क्लॉक इन दोनों का भी है। ठीक है, कैंडल क्लॉक का थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी कैंडल जैसे जलती जाती है ना तो टाइम में बांट देते कि इसको इतना जलने में 10 मिनट लगेगा, इतना जलने में 20 मिनट लगेगा, इतना जलने में 30 मिनट लगेगा, और ऐसे ही टाइम को ये कैलकुलेट किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, इन आ सैंड डायल टाइम इज डिटरमाइंड विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। वही कह रहे हैं कि भाई सैंड डायल के अंदर समय को कैसे पता करा जाता था, जो सूरज की रोशनी से जो परछाई बनती थी ना उसकी पोजीशन को देखकर समय के बारे में पता करा जाता था। द वाटर क्लॉक यूज द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू अ वेसल टू मेजर टाइम। जो वाटर क्लॉक्स होते थे यानी कि जो पानी की घड़ियां होती हैं, इनमें बर्तन के अंदर पानी का मतलब बर्तन के अंदर पानी का जो आना है उसका जो निकलना है, इसकी सहायता से समय को मापा जाता है। ठीक है, इन वन टाइप, एक प्रकार की वाटर क्लॉक में वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम अ वेसल विच हैड मार्किंग फॉर अ टाइम। क्या कहते थे कि भाई एक प्रकार की जो वो होती थी, वो वाटर क्लॉक होती थी, उसमें पानी जो है वो वेसल से, बर्तन से बाहर क्यों निकलता था और उस बर्तन के अंदर मार्किंग होती थी, निशान लगा होता था समय का। ठीक है, और उसको देख के लोग जो है समय का पता करते थे। इन अदर टाइप, दूसरे प्रकार के वाटर क्लॉक में देयर वुड बी अ बाउल, एक बाउल यानी कि कटोरा, कटोरी होता था, विच विथ ए फाइन होल एट द बॉटम, और उसके बॉटम में एक महीन सा छेद होता था, विच वॉज फ्लोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, जिसको कि पानी की सतह के ऊपर ऐसे ही तैरा दिया जाता था, मतलब छोड़ दिया जाता था। इट ग्रेजुअली फिल्ड अप इन अ फिक्स्ड टाइम एंड फाइनली शैंक। जो ये कटोरा है ये एक फिक्स्ड टाइम में इसमें पानी भर जाया करता था
और ये फिर नीचे डूब जाता था। देन इट वॉज लिफ्टेड अप एंड फ्लोटेड अगेन, और फिर से इस कटोरे को ऊपर उठाते थे और तैरा देते थे। ठीक है ना, तो इस बार बार रिपीट होने वाले प्रोसेस से भी टाइम देखा जाता था। कैंडल क्लॉक वर कैंडल्स विथ मार्किंग दैट इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। क्या कह रहे हैं, कैंडल क्लॉक में क्या होता था कि भाई कैंडल क्लॉक में बेसिकली कैंडल्स होती थी, मोमबत्तियां होती थी जिन पे मार्किंग होती थी, निशान लगा होता था। ठीक है, और जो ये जब जलती थी तो मोम जहाँ पर भी मतलब जिस भी जगह पर होती थी ना, उसको देखकर समय का पता लगाते थे। ठीक, चलो फैसिनेटिंग फैक्ट, तो एक यहाँ पे बहुत ही कमाल का फैक्ट दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। The world's largest stone sundial, the Samrat Yantra, was built around 300 years ago at the Jantar Mantar in Jaipur, Rajasthan, a UNESCO World Heritage Site that houses several astronomical instruments. क्या कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सनडायल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सम्राट यंत्र। ठीक है, और इसको 300 साल पहले बनाया गया था, कहाँ पर, जंतर मंतर में, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा यहाँ पे सनडायल के अलावा और भी कई सारे ऐसे ही उपकरण मौजूद हैं। विद इट्स इम्पोजिंग हाइट ऑफ 27 मीटर्स, इट्स शैडोज मूव at about 1 millimeter per second and fall on a scale finely marked to measure the time interval as short as 2 seconds. क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी जो हाइट है वो 27 मीटर की है। कितनी है, 27 मीटर की है, मतलब बहुत बड़ी है। और इसकी जो परछाई है वो जहाँ पर पड़ती है, मतलब वो समझ लो जहाँ पर पड़ती है वहाँ पे बहुत ही महीन महीन मार्किंग करी गई है, निशान लगाया गया है समय के लिए। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है कि भाई आप इसमें 2 सेकंड तक का टाइम देख सकते हो। ठीक है, 2 सेकंड तक का इसमें टाइम देख सकते हो, इतना छोटा छोटा टाइम देख सकते हो। इसके अलावा ये 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर इसकी जो शेडो है ना वो मूव करती है। लाइक एनी sundial it measures local or solar time required a correction to determine Indian Standard Time. क्या कह रहे हैं कि भाई किसी भी सनडायल की तरीके से ये जो है सनडायल ये लोकल और सोलर टाइम को कैलकुलेट करती है, मेजर करती है, मापती है, जिसको कि थोड़े से करेक्शन की ज़रूरत होती है, और उसके बाद में आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है पता चल जाएगा। शुड वी मेक आ सिंपल वाटर क्लॉक, तो दोस्तों अब हम लोग वाटर क्लॉक बनाना सीखेंगे। तो देखो वाटर क्लॉक बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए आपको बस 2-3 चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको एक बोतल लेनी है प्लास्टिक की, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाली बोतल लेना, पानी वाली ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वाली ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उसको आधे से ऐसा काट लो, ठीक, रफली आधे से ऐसा काट लो। पिन से इसके जो ढक्कन है ना उसमें एक छेद कर दो ताकि जिससे पानी निकल सके। ठीक है, अब आपको जो इसका नीचे का हिस्सा आपने काटा है उसी के ऊपर ये ऊपर वाला हिस्सा से उल्टा रख देना है। ठीक है, और अब पानी भर देना। अच्छा, पानी में चाहो तो कुछ इंक कुछ डाल सकते हो जिससे कि ना आपको पता चले, मतलब क्लियरली आप देख सको कि पूरा पानी गया है कि नहीं गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आपके फ़ोन में ना स्टॉप वॉच का ऑप्शन होगा या फिर घड़ी देख के आप सबसे पहले इस पानी को छोड़ दो। ठीक है, अब देख लो कितना समय लग रहा है इस पानी को इधर जाने में। एक बार मान लो लग रहा है 15 मिनट। ठीक, मतलब ये है दोस्तों कि अब आपके पास में एक वाटर क्लॉक तैयार हो गई है जो कि 15 मिनट्स आपको आराम से बताएगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट टाइम आपको फिर से घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस के पानी को ऐसे छोड़ दो। एक बार जैसे ही इसका पानी आके इसमें चला जाएगा समझ लेना 15 मिनट हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसे आप बना सकते हो वाटर क्लॉक और उसका यूज़ कर सकते हो। चलिए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में टाइम वॉज मेजर्ड यूजिंग बोथ शैडो एंड वाटर क्लॉक। समय को दोनों ही परछाई वाली और पानी वाली दोनों ही घड़ी का इस्तेमाल करके देखा जाता था। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट अपीयर्स इन द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमको सबसे पहला जिक्र मिलता है शैडो बेस्ड टाइम देखने के सिस्टम का, वो हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जिसको कि कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य जिनको हम चाणक्य कहते हैं, उन्होंने लिखा था। An accurate expression for time in term of shadow of a vertical stick was given by Varamira around 530 CE। क्या कह रहे हैं कि भाई जो एक्यूरेट एक्सप्रेशन है, यानी कि जो कह सकते हो कि सही जो एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल हम टाइम के लिए करते हैं, ठीक, वो वारामिरा ने दिया था 530 CE में। ठीक है, अच्छा ये किसके लिए था? जो किसी भी डंडी को ज़मीन में ऐसे गाड़ दो
ठीक है, उसके परछाई से जो बनने वाला समय ना, उसके लिए टर्म था। चलो, द वाटर क्लॉक विथ वाटर फ्लोइंग आउट वॉज डिस्क्राइब इन अर्थशास्त्र। क्या कह रहे कि भाई जो वाटर क्लॉक है जिसमें कि पानी बाहर जाता था उससे समय को देखा जाता था, इसके बारे में अर्थशास्त्र में हमको देखने को मिलता है सर धुला करना वदाना। ठीक है, सर धुला करना वदाना इसमें हमें देखने को मिलता है। एंड सम अदर टेक्स्ट, और कुछ बाकी लिखों में देखने को मिलता है। These clocks were not very accurate because as water level drops, the flow decreases। ये जो घड़ियाँ थी ये उतना एक्यूरेट, उतने सटीक नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई जब वाटर लेवल गिरता है तो जो बहने का दर है, बहने की कह सकते हो जो रफ्तार है वो भी घट जाती है। This led to the development of shrinking bowl water clock। इसके वजह से जो डूबता हुआ कटोरे वाला वाटर क्लॉक नहीं है उसका विकास हुआ, और गतिका यंत्र, जिसको कि गतिका यंत्र या गतिका यंत्र कहा जाता है, उसका विकास हुआ। फर्स्ट मेंशन बाय आर्यभट्ट, इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसके बारे में मेंशन करा था। एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर, और बाद में कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में हमको ये देखने को मिली है। टाइम वॉज मेजर कॉन्स्टेंटली विथ घटिका यंत्र एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, रॉयल पैलेसेस, टाउन स्क्वायर्स, एंड ईच टाइम द बाउल सैंक इट वॉज अनाउंस्ड बाय ड्रम्स, काउंट शेल और स्टिकिंग ऑफ गोंग। क्या कह रहे कि भाई जो समय है उसको लगातार मेजर किया जाता था घटिका यंत्र के द्वारा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, शाही जो महल हैं उनमें, शहरों के जो कह सकते हो चौराहे हैं उन पर। और जब भी जो ये कटोरा है ये पूरी तरह से नीचे डूबता तो इसको अनाउंस करते थे ड्रम बजा के, ऐसे ढम या टन या फिर शंख बजा के कुछ अनाउंस किया जाता था। Through the Ghatika yantra was progressively repeated by pendulum clock in the late 19th century। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो घटिका यंत्र है ये आगे और विकसित हुआ है, और इसको रिप्लेस करा है किसने? पेंडुलम क्लॉक ने। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक ने। इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड एट द रिलीजियस प्लेसेस फॉर रिचुअल, और इसका इस्तेमाल जो है आज जो धार्मिक स्थान है ना उन पर होता है। As human civilization advances and as people began to travel long distance, the measurement of time become very critical। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे मानव जो सभ्यता है ये विकसित हुई है, आगे बढ़ी है, जो लोग हैं इन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों तक सफ़र करना शुरू कर दिया है, तो इसकी वजह से समय का माप करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। This led to the development of increasing better mechanical devices for the measurement of time। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई और भी ज़्यादा बेहतर मैकेनिकल जो यंत्र हैं समय देखने के लिए उनको विकसित करा गया। ड्रिवन बाय वेट, जो कि वजन से, गियर से और स्प्रिंग से चला करते थे। ठीक है, और ये 14th सेंचुरी उसके आगे से ये बनते आए हैं। However, the inventions of pendulum clock in the 17th century marked a major breakthrough in the mechanical timekeeping। लेकिन जो पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक यानी जो घंटे वाली, जिसको हम लोग घड़ी कहते हैं, जो घंटा घड़ी है, इसके विकास ने कह सकते हो मैकेनिकल टाइम कीपिंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे दिया। नो आ साइंटिस्ट, तो अब हम लोग यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। दी पेंडुलम क्लॉक was invented in 1656 and patented in 1657 by Christian Huygens 1629-1695। क्या कह रहे हैं कि भाई जो पेंडुलम क्लॉक है इसका आविष्कार 1656 में और इसका पेटेंट यानी इसका लाइसेंस 1657 में लिया गया था। किनके द्वारा? क्रिस्टियन ह्यूगॉन के द्वारा। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी ईयर ऑफ डेथ लिखी है। ठीक है, चलो। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेंडुलम बाय गैलीलियो गैली 1564-1642। ये इंस्पायर हुए थे, मतलब इनको ये बनाने की प्रेरणा जो है वो गैलीलियो गैलीली के जो पेंडुलम है उससे मिली थी। इट इज सेड दैट वंस while sitting in a church, Galileo attention was drawn to a lamp suspended from the ceiling। ये कहा जाता है कि एक बार जब चर्च में गैलीलियो बैठे हुए थे तो इनका ध्यान छत से लटक रही लैम्प की तरफ गया, विच वॉज स्विमिंग बैक एंड फोर्थ, जो कि आगे पीछे क्या कर रही थी? स्विंग कर रही थी, मतलब आगे पीछे हिल रही थी। यूजिंग हिज पल्स टू मेजर टाइम, गैलीलियो फाइंड दैट द लैम्प टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग।
क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो ये लैंप है इसको सेम टाइम लग रहा है, हर स्विंग को पूरा करने में एक सा टाइम लग रहा है। After experimenting with other pendulums, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for a pendulum of a given length. अलग अलग पेंडुलम्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करके गैलीलियो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो किसी भी पेंडुलम द्वारा, किसी भी सेम पेंडुलम द्वारा लिए जाने वाला जो समय है, मतलब एक ऑसिलेशन को पूरा करने वाला जो समय है वो क्या रहता है, एक सा रहता है। ठीक है। A simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic ball called bob of the pendulum, suspended from a rigid support by a long thread as shown in figure 8.7a. क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें एक मेटेलिक यानी धातु की बॉल होती है जिसको कि बॉब कहते हैं, वो एक रिजिड सपोर्ट से यानी कि वो एक फिक्स सपोर्ट से लंबे धागे की सहायता से लटकी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेटेलिक बॉल है ये धागे की सहायता से लटकी है। ठीक है। द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मीन पोजीशन। जो पेंडुलम जब वो रेस्ट में होता है तो अपनी मीन पोजीशन में होता है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज मूव्ड स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज इट स्टार्ट्स ऑसिलेटरी मोशन। क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम पेंडुलम के बॉब को एक तरफ ले जाकर और फिर उसको छोड़ देते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाता है। मतलब कि मान लो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस बॉब को इधर लेके गए आप और आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने पे ये ऐसा मोशन शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे जो आगे और पीछे जो मोशन होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। इट्स मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर बिकॉज इट्स रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो मोशन होता है ये पीरियोडिक होता है। ठीक है। ये नेचर में पीरियोडिक होता है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स इंटरवल के बाद में, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में खुद को इसका पाथ जो है वो क्या करता है, रिपीट करता है। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O move to extreme position A, change direction and move to another extreme position B, change direction and come back to O. क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई एक ऑसिलेशन किसी भी पेंडुलम का कब पूरा होता है, जब ये जो बॉब है ये मान लो ओ पर है। ठीक है। ये मान लो ओ पर है। अब मैं इसको लेकर गया इधर, ठीक है, मैं इसको इधर लेकर गया और मैंने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया, तो ये इसको ए पोजीशन मान लेते हैं। और अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो सीधी सी बात है ये मेरा इधर जाएगा। ठीक है। इसको बी पोजीशन मान लेते हैं और ये जो है ये दोबारा से फिर इधर आएगा। ठीक है। और फिर दोबारा से क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो ये हो गया एक पूरा ऑसिलेशन पूरा। ठीक है। ये हो गया मेरा वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, जब ये जो मेरा बॉब है ये एक चक्कर इधर फिर एक चक्कर इधर लगा ले और फिर वापस आ जाए, तो ये होता है मेरा वन कंप्लीट क्या, ऑसिलेशन। ठीक है दोस्तों। चलिए, द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। क्या कह रहे हैं कि भाई जो एक ऑसिलेशन वो तब भी पूरा होता है जब बॉब जो है वो ए बी दोनों में से किसी एक पोजीशन से शुरू करके वापस उसी पोजीशन पर क्या करता है, आ जाता है। ठीक है। चक्कर पूरा करके आ जाता है। The time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period. और जो समय लगता है पेंडुलम को अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने में वो टाइम पीरियड कहलाता है। Let us now set up a pendulum and measure its time period. चलो एक पेंडुलम को सेट करते उसके टाइम पीरियड को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिविटी 8.2। क्या है, कलेक्ट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको एक धागा लेना है जो कि 150 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। एक हैवी भारी आपको बॉल ले लेनी है जिसमें हुक लगा हो, और एक स्टॉप वॉच लेना है और एक स्केल लेना है। ठीक है। टाई द बॉब एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो बॉब है उसको आप धागे के अंत में बांध दीजिए। फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट सच दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज बिटवीन सपोर्ट एंड बॉब इज अराउंड 100 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि आपको धागे का जो दूसरा हिस्सा है उसको किसी सपोर्ट में बांध देना है। ठीक है ना, किसी सपोर्ट में आपको क्या कर देना है, उसको बांध देना है। ठीक है। चलो, वेट फॉर बॉब टू कम टू द रेस्ट। अच्छा, बांधने के बाद ना आपको उसको छोड़ भी देना, एक बार लाके छोड़ भी देना। मतलब एक बार 100 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर जितना दूर ले जाना चाहते हो उतना दूर तक लेके जाओ, फिर छोड़ दो। ठीक है। योर पेंडुलम इज नाउ रेडी। आपका जो पेंडुलम है दोस्तों अब वो क्या है, तैयार है। ठीक। चलो,
जेंटली होल्ड द बॉब, वही कह रहे बॉब को आहिस्ते से पकड़ो, मूव इट स्लाइडली टू वन साइड, एक साइड तक लेके जाओ फिर छोड़ दो। टेक केयर नॉट टू पुश द बॉब व्हाइल रिलीजिंग इट, ध्यान रहे आपको बॉब को पुश नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ देना है, जाने देना है, उसको धक्का नहीं देना, आपको ऐसे जाने देना है। दैट द स्ट्रिंग इज टॉट इज योर पेंडुलम नाउ ऑसिलेटिंग, आपको जो पेंडुलम है क्या वो ऑसिलेटिंग मतलब ऑसिलेटिंग मोशंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई बिल्कुल होने लगेगा। जब आप उसको यहाँ पे ले जाके इधर ले जाके ऐसे छोड़ोगे तो सीधी सी बात है ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, यूज अ वॉच, घड़ी का इस्तेमाल करो। मेजर द टाइम टेकन फॉर पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशन, मापिए कि 10 ऑसिलेशन पूरा करने में कितना समय लगा है आपके पेंडुलम को। रिकॉर्ड द टाइम इन टेबल 8.1, और जो टाइम लगा है उसको आप टेबल 8.1 में रिकॉर्ड कर लीजिए। रिपीट दिस एक्टिविटी 3 to 4 टाइम, ये जो एक्टिविटी है आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी होगी। डिवाइड द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन बाय 10 टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम, नोट इट इज डाउन इन 8.1। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको लिख लेना है, ठीक है, और आपको जो समय है ना 10 ऑसिलेशंस का उसको अलग अलग करके लिखना होगा, ठीक है, नीचे टेबल दी इसमें लिख देना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम, क्या जो टाइम पीरियड है आपके पेंडुलम का वो हमेशा सेम रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कंक्लूड करा? दिस टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज अबाउट द सेम एवरी टाइम, ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। क्या कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का ये तकरीबन हमेशा ही एक सा रहता है, ठीक है दोस्तों। चलो, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, you just did an important historical experiment which was first done by Galileo। आपने अभी अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट को करा है जिसको कि पहले गैलीलियो द्वारा किया गया था। एक्सेप्ट यू यूज अ वॉच टू मेजर टाइम इन प्लेस ऑफ योर पल्स बीट। फर्क इतना है कि आपने घड़ी का इस्तेमाल करा है अपनी पल्स बीट की जगह पर, मतलब आपकी जो दिल की धड़कन है ना उसकी जगह पर आपने घड़ी का इस्तेमाल करा। सपोज यूर गैलीलियो एक्सपेरिमेंटिंग विद पेंडुलम, मान लो आप गैलीलियो हो और पेंडुलम्स के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। व्हाट ऑल वुड यू इन्वेस्टिगेट, तो आप सब कुछ क्या खोजोगे? व्हाट क्वेश्चन कुड यू आस्क, आप क्या सवाल पूछोगे? वुड ऑल पेंडुलम्स हैव सेम टाइम पीरियड, क्या सभी पेंडुलम में टाइम पीरियड सेम रहेगा? हाउ वुड यू टेस्ट दिस, आप इसकी जांच कैसे करोगे? Repeat activity 8.2 using the same bob but with pendulum of 2 or 3 different length। क्या कह रहे हैं कि आपको एक्टिविटी 8.2 को फिर से रिपीट करना है, ठीक है। आपको बॉब जो है वो सेम रखना है लेकिन जो पेंडुलम है उनको अलग अलग हाइट का आपको लेना है। डज द टाइम पीरियड चेंज, बताइए जो टाइम पीरियड क्या उसमें कोई बदलाव आया? इफ सो, अगर आया, हाउ डज द लेंथ अफेक्टेड, तो जो लेंथ है उसने उस पर कैसा असर डाला? If changing the length influences the time period, does the bob mass also matter? क्या कह रहे हैं कि अगर लेंथ बदलने से, लंबाई बदलने से टाइम पीरियड पर असर पड़ता है तो क्या बॉब का जो मास है, बॉब का जो वजन है, क्या वो मैटर करता है? टेस्ट दिस बाय रिपीटिंग एक्टिविटी 8.2 विद अ फिक्स्ड पेंडुलम लेंथ बाय विथ बॉब बट विथ बॉब और ऑफ डिफरेंट मासेस। क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है 8.2 का, इसको फिर से आपको क्या करना है? रिपीट करना है, ठीक है। और इस बार कह रहे हैं कि पेंडुलम की जो लेंथ है उसको सेम रखो लेकिन जो बॉब का मास है ना अलग अलग लो, मतलब अलग अलग वजन वाला बॉब लो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या कोई चेंज आपने ऑब्जर्व करा? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ बट नॉट ऑन बॉब मास। इसमें क्या आप नोटिस करोगे कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम पर डिपेंड करती है, सिंपल पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करती है, बॉब के मास पर नहीं। ऑल पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट गिवन लोकेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी पेंडुलम सेम लेंथ के होते हैं उनका टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। चलिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। क्या कह रहे हैं कि भाई जो टाइम पीरियड जो कि सिंपल पेंडुलम द्वारा दिया जाता है कहीं का भी किसी भी जगह का, वो कांस्टेंट रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेजर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल हम लोग टाइम को मापने में करते हैं। ऑल क्लॉक्स ओल्ड और मॉडर्न आर बेस्ड ऑन सम प्रोसेस रिपीटिंग कंटिन्यूसली
विच कैन बी यूज्ड टू मार्क इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं, सारी घड़ियाँ, फिर वो चाहे पुरानी हो या फिर नहीं हो, आधुनिक हो, ये सभी किसी ना किसी प्रोसेस पर ये बेस करती हैं। और ये जो प्रोसेस है बार बार क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, लगातार ये रिपीट हो रहा है। और इसी का जो रिपीट होना है ना, इसको एज अ कह सकते हो टाइम इंटरवल के तौर पे लिया जाता है। ठीक, मॉडर्न क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग द सेम बेसिक प्रिंसिपल, periodically repeating process, but use tiny and very rapid vibration either from quartz crystal, quartz clock or from some specific atomic clock। क्या कह रहे हैं कि जो मॉडर्न क्लॉक है, यानी कि हमारी जो आधुनिक घड़ियां हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर समय को मापती हैं। ठीक है, क्या है सिद्धांत कि भाई समय समय पर कोई प्रोसेस है जो कि रिपीट हो रही है। ठीक है, और कईयों में क्या होता है कि कईयों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का भी यूज होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल होते हैं और इनमें क्या है, इनमें रैपिड मतलब इनमें बहुत ऐसे वाइब्रेशन होती है। ठीक है, एक टाइम ये रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, तो इसी से ये टाइम का पता लगाते हैं। ठीक, अच्छा, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिस घड़ी के अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक है, मूवमेंट या फिर तो इसकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की होती है या फिर तो किसी स्पेसिफिक एटम की होती है। अच्छा, एटम की मूवमेंट की वजह से जो टाइम जिसमें निकाला जाता है वो होती है एटॉमिक क्लॉक। ठीक, ये चीज़ है। चलो, वाइल यूज इन अर्ली पेंडुलम क्लॉक कुड गेन और लूज 10 seconds ईच डे, today's atomic clock are so precise that they lose only 1 second in million of year। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ह्यूजन की शुरुआती की जो पेंडुलम वाली घड़ियां थी, उनमें क्या होता है कि भाई हर दिन 10 सेकंड तक का लॉस होता था। मतलब 10 सेकंड जो समय है ना, वो आगे पीछे हो जाया करता था, उसमें ये एरर थी। ठीक, लेकिन आज की जो एटॉमिक क्लॉक है, ये इतनी ज़्यादा सटीक हो गई हैं कि 1 मिलियंस मतलब कई अरबों साल तक चलेंगी ना, तब कहीं जाके इनका 1 सेकंड कह सकते हो लूज होगा। Scientists are constantly searching for even better ways to measure time with greater accuracy। जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार ऐसे तरीकों को खोज रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा सटीकता के साथ में समय को मापा जा सके। चलो, तो आगे है अब इसमें SI यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो दोस्तों SI यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। द सिंबल, इट्स सिंबल इज S, और जो सिंबल होता है इसका वो क्या होता है, S होता है। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट, मिन एंड आर। क्या कह रहे हैं, इससे बड़ी जो यूनिट्स होती हैं वो मिनट होती हैं, इनको हम लोग मिन लिखते हैं शॉर्ट में, और आर जिसको कि हम लोग एच लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको पता है कि 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट, यानी 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। चलिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ टाइम सच एज सेकेंड, मिनट एंड आर बिगन with a lowercase letter except at the beginning of the sentence। क्या कह रहे हैं कि जो यूनिट ऑफ टाइम है मेरे, जैसे कि सेकेंड, मिनट, आर, जब भी हम इनको लिखते हैं तो इनकी शुरुआत हमेशा लोअर केस लेटर से होती है। ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तब इसमें आप कैपिटल लेटर का यूज करोगे, नहीं तो हमेशा स्मॉल लेटर का ही यूज होता है। दियर सिंबल एस, मिन एंड एच आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स एंड इन सिंगुलर। इनके जो सिंबल्स होते हैं, जो कि सेकंड का एस है, मिनट का मिन है और आर का एच है, इनको भी लोअर केस यानी कि स्मॉल में लिखा जाता है और ये सिंगुलर होते हैं। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। क्या कह रहे हैं कि भाई फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है सिंबल के बाद में, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस के एंड में है तो ही लगेगा। वाइल राइटिंग द टाइम ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड SI यूनिट। जब भी आप टाइम को लिख रहे हो तो आपको नंबर और SI यूनिट दोनों के बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है। ऑल्सो नोट दैट राइटिंग सेकेंड फॉर सेक एंड आर्स फॉर आर इज इनकरेक्ट। क्या कह रहे हैं, साथ में ये भी नोट करिए कि सेकेंड के लिए आप SEC सेक नहीं लिख सकते हो, और आर के लिए HRS, ये गलत होता है। ठीक है, आर के लिए आपको सिर्फ H लिखना है। अगर आप HRS लिख रहे हो दोस्तों तो मुबारक को, आप गलत हो। ठीक है, वैसे सही बात है तो ज़्यादातर जो मैथ्स की बुकें होती हैं ना, उसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको आर्स में ही HRS ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। ठीक, आपको यहाँ पे बल्कि क्या सिर्फ H लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए फैसिनेटिंग फैक्ट, तो भाई हमारा आगे एक और कमाल का फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। द होल इन दी बाउल ऑफ गतिका यंत्र वॉज मेड इन सच अ मैनर दैट इट टुक 24 मिनट्स टू फिल एंड सिंक। क्या कह रहे हैं कि जो छेद है
घटिका यंत्र के जो कटोरे में करा जाता है उसको इस तरीके से करा जाता है कि जो कटोरा है उसको डूबने में 24 मिनट लग जाए। ठीक है, द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वॉज कॉल्ड घाटी और घटिका। क्या कह रहे हैं कि भाई जो यूनिट होती थी, जो भी आप समय लिख रहे हो उसको मेजर करने के जो यूनिट का यूज होता था उसको घटिका या फिर घाती बोला जाता था। It became the standard unit of time measurement and continued until the end of 19th century। ये टाइम को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट बन गई और इसका इस्तेमाल 19th सेंचुरी के एंड तक किया जाता था। A 24-hour long day was thus divided into 60 equal घातीस। क्या कह रहे हैं, तो 24 घंटे का जो लंबा दिन है उसको 60 बराबर किसमें, घाती में बांटा जाता था। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी दी हुई है। क्या कह रहे हैं एक्टिविटी, लुक एट द वॉल क्लॉक शोन इन फिगर 8.9। तो भाई 8.9 में जो वॉल क्लॉक है उसको देखो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन मेजर विद इट। सबसे छोटा आप कौन सा टाइम मेजर कर सकते हो, मतलब स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर ये जो सुई होती है छोटी वाली, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड हैंड। ठीक है, ये सेकेंड नापने के काम आती है। ठीक है, और यही मेरा सबसे छोटा क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है, जिसको कि हम इसमें देख सकते हैं। तो आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है 1 सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी कैन मेजर यूजिंग दिस क्लॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, साइंस एंड सोसाइटी। इन टूडेज वर्ल्ड मेजरिंग टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं, आज की दुनिया में सेकंड्स के भी टाइनी फ्रैक्शंस यानी सेकंड्स के भी हिस्सा मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए इन स्पोर्ट्स खेलों में टाइम कीपिंग डिवाइस कैन रिकॉर्ड इवेंट डाउन टू 100th और इवन 1000th ऑफ अ सेकेंड, अ मिली सेकेंड, टू डिटरमाइन द विनर इन अ रेस। क्या कह रहे हैं, स्पोर्ट्स में जो टाइम कीपिंग डिवाइसेस होती हैं यानी कि समय नापने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा एडवांस होती, इतनी ज़्यादा सटीक होती हैं कि वो सेकंड का 100th यानी कि 100वां हिस्सा और 1000वां हिस्सा तक मेजर कर लेती हैं। इन मेडिसिन दवाइयों में हार्ट मॉनिटर्स लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG मशीन्स मेजर द मिली सेकेंड वेरिएशन इन हार्ट बीट्स टू डिटेक्ट हेल्थ इश्यूज। क्या कह रहे हैं कि भाई मेडिसिन के अंदर हार्ट मॉनिटर्स जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ECG बोलते हैं, ये मिली सेकेंड मतलब बहुत ही कम, सेकंड का भी बहुत ही नन्हा हिस्सा मिली सेकेंड जो बदलाव आ रहे हैं ना दिल की धड़कनों में, उसको भी ये मेजर करते हैं ताकि कोई भी हार्ट इशू जो है उसको डिटेक्ट किया जा सके। इन म्यूजिक, संगीत में डिजिटल रिकॉर्डिंग कैप्चर साउंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकेंड फॉर स्मूथ प्लेबैक। म्यूजिक में जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है इसमें बहुत ही कह सकते हो महीन से महीन आवाज़ और बहुत ही छोटे से छोटे समय की जो आवाज़ होती है ना वो तक रिकॉर्ड होती है ताकि जो प्लेबैक है वो बहुत ही अच्छा रहे। मैनी डिवाइसेस यूज इवन शॉर्टर इंटरवल। कई डिवाइसेस इससे भी कम इंटरवल लेती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, ठीक, कंप्यूटर हो गए, ये कई सारे सिग्नल्स को माइक्रो सेकेंड के अंदर प्रोसेस कर डालते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड का क्या होता है, 1 मिलियंथ होता है। ठीक, सोचो कितना 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 ही कह सकते हो आप बारीकी से यहाँ पे काम हो रहा है। अलाउइंग देम टू ऑपरेट वेरी फास्ट, जिसकी वजह से तेजी से काम कर पाते हैं। साइंटिस्ट कंटिन्यू टू डेवलप इवन मोर प्रिसाइज टाइम मेजरिंग टूल्स फॉर टाइम एक्सप्लोरेशन, मेडिसिन एंड एडवांस साइंस एक्सपेरिमेंट्स। वैज्ञानिक अब भी लगे पड़े हैं ताकि और विकसित किया जा सके ऐसे और भी सटीक समय मापने वाले औजारों को जिनका इस्तेमाल स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिसिन और साइंस एक्सपेरिमेंट्स में क्या करें, किया जा सके। The faster and more accurate our clock become, the more they help society in way we may not even notice। जितनी तेज़ जितनी सटीक हमारी घड़ियाँ बनेंगी उतनी ही ज़्यादा सहायता हमारे समाज को इनसे मिलेगी। ठीक है, मतलब हम नोटिस भी नहीं कर सकते उन जगहों पे भी ये चीज़ हमारे समाज की सहायता करती हैं। फॉर रेसेस कवरिंग द सेम डिस्टेंस वी कैन टेल हु वॉज फास्टर बाय मेजरिंग टाइम। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर सेम डिस्टेंस की रेस है तो हम टाइम को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन तेज था। बट हाउ कैन वी टेल टेल दैट व्हेन कंपेयरिंग रेस फॉर डिफरेंट डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग अलग अलग डिस्टेंस की
जो रेसेस हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो अब हम कैसे बताएंगे कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। फास्ट और स्लो, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से समथिंग इज मूविंग फास्ट और स्लो। क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ है जो कि फास्ट जा रही है या स्लो जा रही है। सपोज यू आर वॉचिंग अ 100 मीटर रेस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। मान लीजिए आप एक 100 मीटर की रेस देख रहे हो जो कि स्ट्रेट यानी सीधे रास्ते पर हो रही है। ऑल द प्लेयर्स बिगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम दे आर नॉट रनिंग टुगेदर। क्या कह रहे हैं, सारे जो खिलाड़ी हैं वो सेम स्टार्टिंग लाइन से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सारे ही साथ में नहीं दौड़ रहे होते हैं। हाउ डू यू डिसाइड हु इज रनिंग फास्टर अमंग दैम। आप कैसे डिसाइड करते हो कि उनमें तेज कौन दौड़ रहा है। Someone who is ahead of other at some instant of time is running faster than them। क्या कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो कि उनके आगे, बाकियों के आगे किसी समय पर दौड़ रहा होगा, उसी को तो कहेंगे कि वो व्यक्ति तेज दौड़ रहा है। Hence, someone who has covered more distance within the same time is running fast। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जिसने कि ज़्यादा दूरी तय की हुई है किसी भी निर्धारित समय में, वो तेज होगा। तेज कौन व्यक्ति होगा, जिसने निर्धारित समय में ज़्यादा दूरी तय की गई होगी, उसी ने तो तेज हो, वही तेज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो दूरी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी निर्धारित समय में तय की जाती है, वही ये डिसाइड करता है कि कौन तेज है और कौन धीरे है। When we often say that the faster runner has the higher speed, you are probably we often say that the faster runner has a higher speed। हम अक्सर कहते हैं कि जो तेज रनर होता है उसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। You are probably familiar with the word speed। आप शब्द स्पीड के साथ में familiar होगे। Speed, by comparing the distance moved by two or more objects in a unit time, it can be found out which of them is moving faster। क्या कह रहा है कि किसी यूनिट टाइम में, किसी निर्धारित समय में दोनों ही, दो या दो से ज़्यादा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके द्वारा तय की हुई जो दूरी है उसकी तुलना करने से हमें पता लग सकता है कि कौन सी तेज है। द यूनिट टाइम में बी 1 सेकेंड और 1 मिनट और 1 आवर। जो ये यूनिट टाइम है यानी कि जो ये समय हम लेंगे, ये 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है या 1 घंटा भी हो सकता है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object। क्या कह रहे हैं कि भाई जो दूरी तय की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ की स्पीड कहते हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की स्पीड को कैसे पता करते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन टू कवर इट। इसको हम निकाल सकते हैं अगर हमको पता हो कि किसी भी चीज़ द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है, ठीक है, और उसको कवर करने में कितना समय लगा है, तो हम स्पीड को इन दोनों की सहायता से निकाल सकते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। दस जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस जो कि उसके द्वारा कवर किया गया है, उसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल टाइम से जो कि उसने लिया है, तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला ऐसे बन के तैयार हो जाता है, जो कि क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, किलोमीटर होता है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, केएम आप यूज़ कर सकते हो। और टाइम का होता है मेरा क्या, मिनट या सेकंड, ठीक है, या आर। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा ये सब आपको देखने को मिलता है। अच्छा, गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें आप देख सकते हो कि भाई किलोमीटर पर आवर में ऐसे करके स्पीड लिखी होती है, ना, तो स्पीड भी ऐसे ही आ रही है। चलो, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे दी हुई है, स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये है वी नो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम सिंस द स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकेंड and is expressed as meter upon second. Speed can also be expressed in other units if we express the distance in kilometer। और देखो कुल मिला के यही है कि ये कह रहे हैं कि जो
स्पीड की यूनिट होती है ना, ये आप मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर पर सेकंड भी इसको कह सकते हो, और इसकी यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर यानी km पर आर भी ऐसे भी इसको एक्सप्रेस करा जा सकता है। ठीक है, तो ये है स्पीड की ऐसा यूनिट। चलो तो दोस्तों अब यहाँ पे ना एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें, स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। स्वाति का जो स्कूल है वो उसके घर से 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इट टुक हर 15 मिनट टू रीच द स्कूल राइडिंग ऑन हर बाइसाइकिल। उसको अपनी साइकिल पर जाने में स्कूल 15 मिनट लग रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इन मीटर पर सेकंड। क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड को निकालना होगा। ठीक है, अच्छा मीटर पर सेकंड यानी कि ऊपर की यूनिट मीटर में होनी चाहिए और नीचे वाली किस में होनी चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो टाइम है ये मिनट में दिया हुआ है और जो दूरी है वो किलोमीटर में दी हुई। तो पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों को कन्वर्ट करना। चलो कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको किलोमीटर से मीटर में किसी भी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग जो भी दे रखा हुआ है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किलोमीटर में मैंने दिया है 3.6, इसको गुणा कर दो 1000 से। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और 15 को अगर आप गुणा कर देते हो 60 से, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा कि 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, और 15 6 होता है 90। ठीक, और 0 आ जाएगा 90, तो ये जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 1 9, 9 4 जा, तो आंसर आपका आएगा 4 मीटर पर सेकंड। हाँ देखो 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा देखो इन्होंने इसको कैसे कैलकुलेट करा है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ना कन्वर्जन भी यहीं पर कर दिया। आप चाहो तो कन्वर्जन अलग कर सकते हो, अलग वहाँ पे लिख दो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसे लिख देना 3600 मीटर्स। ठीक, ऐसी इसके लिए भी कर देना 15 मिनट है तो 15 इंटू 60 इक्वल्स टू 900। ठीक है, और अब आप सीधे यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देना। ठीक, चलिए लेट अस कैलकुलेट। क्या कह रहे हैं कि लुक अप एट द रेलवे टाइम टेबल ऑन इंटरनेट पर रेलवे का जो टाइम टेबल है उसको देखो। आइडेंटिफाई अ ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे। क्या कह रहे हैं कि आपको जहाँ पे भी आप रुके हो ना उसके करीब में जो भी ट्रेन रुकती है, ठीक है, उसको पहचानो। फाइंड आउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन वेयर दिस ट्रेन स्टॉप। पता करो कि भाई अगले स्टेशन का क्या नाम है जिस पर ये रुकेगी। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस टू दैट स्टेशन एज गिवन इन अ टाइम टेबल। साथ ही में ये भी पता करो कि कितनी दूरी है, ठीक है, इस स्टेशन से आपके वाले स्टेशन से अगले वाले स्टेशन तक के बीच की कितनी दूरी है ये भी पता कर लो। नोट द टाइम एट विच द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम योर स्टेशन। किस समय पे आपके स्टेशन से छूटेगी वो टाइम लिख लो। एंड अराइव एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन में कितने बजे पहुंचेगी ये टाइम भी लिख लो। फाइंड द डिफरेंस टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन तक पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगा है ना, इसको भी पता कर लो। और इसको कैसे पता करोगे, जिस टाइम पे शुरू हुई है और जिस टाइम पे अगले स्टेशन में पहुंची ना, इनका डिफरेंस निकाल लेना, निकल आएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द टू स्टेशन एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 8.2। क्या कह रहे हैं कि अब आपके पास में डिस्टेंस है दोस्तों, आपके पास में टाइम है, तो अब आपको क्या करना है, स्पीड को कैलकुलेट करना है ट्रेन की। ठीक है, दोनों स्टेशन के बीच में स्पीड क्या रहेगी इसको कैलकुलेट करना है और इस टेबल में भर देना है। ठीक है, तो ये टेबल आपको दिख रखी है, मतलब दी हुई है, इसमें आपको भरना होगा। ठीक, चलिए आगे क्या है, कंपेयर द स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड को कंपेयर करिए। विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन, बताओ कौन सी ट्रेन सबसे ज़्यादा तेज थी। द ट्रेन विच हैज़ कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज द फास्टेस्ट ट्रेन, दैट इज द वन विद द हाइएस्ट स्पीड। क्या कह रहे हैं, फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, वो ट्रेन जिसने कि सबसे ज़्यादा दूरी तय की हुई है दिए हुए समय में, वही सबसे तेज है। मतलब सबसे तेज रफ्तार वाली जो ट्रेन है वो क्या हुई, फास्टेस्ट हुई। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट स्पीड यूजिंग स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। देखो क्या कह रहे हैं कि हमको ऑलरेडी पता है कि स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं।
ठीक है। अच्छा, आपको पता है इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें मेरा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है आपको और स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो वहाँ पे पता है आप क्या करोगे, देखो फॉर्मूला ये मेरा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है कि नहीं है। डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस को यहीं छोड़ दो और स्पीड और टाइम जो पता है ना इसको कैलकुलेट कर लो। तो टाइम को इधर भेजोगे, यहाँ डिवाइड में, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर आप स्पीड प्लस टाइम करते हो दोस्तों तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है ना। आपका क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। अब मान लो टाइम निकालना है आपको, टाइम निकालना है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। तो अब स्पीड को आप यहाँ से यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर आपको टाइम निकालना है और डिस्टेंस स्पीड दी हुई है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दोगे, टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस और टाइम दिया है तो इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, स्पीड आ जाएगी। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और स्पीड टाइम दिया हुआ है तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दो, डिस्टेंस निकल आएगी। और अगर आपको टाइम निकालना है और डिस्टेंस स्पीड दी हुई है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दीजिए, टाइम निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। और ये इसका रिलेशन है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राघव इज गोइंग टू नेबरिंग सिटी इन अ बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। राघव जो है वो अपने पड़ोस के बगल वाले शहर में जा रहा है बस से, और इसकी बस की रफ्तार कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ़ इट टेक हिम 2 आवर टू रीच दैट सिटी, हाउ फार इज दैट सिटी। अगर इसको 2 घंटा लग रहा है उस शहर तक पहुंचने में, तो बताओ वो शहर कितनी दूरी पर है। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, और आपका स्पीड दे रखा हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो उसको आप आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो स्पीड कितनी है दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, साथ ही में टाइम कितना है, 2 दिया हुआ है। तो 5 2 जा कितना होता है, 10 और ये 0, तो आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 100 किलोमीटर्स। कितना आ गया, 100 किलोमीटर्स। मतलब जो दूरी है इसके पड़ोसी शहर की वो है 100 किलोमीटर्स, ठीक है। चलो ऐसी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। बताओ कितना समय लगेगा इसको 660 किलोमीटर तय करने में। तो देखो दोस्तों, अगर आपको टाइम निकालना है और दिया है आपका डिस्टेंस और स्पीड, तो आप डिस्टेंस ऊपर लिखो, स्पीड नीचे लिखो, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस है दोस्तों 360 और स्पीड है आपकी 90। तो सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो टाइम आएगा आपका क्या, 4। किस में आएगा, 4 आवर। तो टाइम कितना आ गया, 4 आवर, 4 घंटा, ठीक है दोस्तों। चलिए, इन ऑल दी एग्जाम्पल सो फार, अभी तक के हम लोगों ने जितने भी उदाहरण देखे हुए हैं, वी हैव फाउंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। क्या कह रहा है, अभी तक के सारे उदाहरणों में हम लोगों ने स्पीड को कैसे पता करा, हमने स्पीड को पता करा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इससे पता करा। However, the object might not have traveled with the same speed during the entire duration of time. लेकिन हो सकता है जो वो ऑब्जेक्ट है वो पूरे सफ़र में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्पीड में चला हो, स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकती है। The object might have sometimes moved slower और sometimes faster। जो भी ऑब्जेक्ट है हो सकता है वो कई बार धीरे चला हो और कई बार वो तेज़ हो गया हो। So the speed that we have calculated is the average speed। तो हमने जो स्पीड निकाली है वो क्या है, उसकी एवरेज यानी औसतन रफ्तार है। बट इन दिस बुक, लेकिन इस बुक में, वी हैव यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। इस बुक में हम लोगों ने स्पीड, इस टर्म का यूज़ करा है एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है। वैसे हम लोग जो निकाल रहे हैं वो एवरेज स्पीड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पीड टर्म का यूज़ कर रहे हैं एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आगे इसमें क्या है, साइंस एंड सोसाइटी। Vehicles such as scooters, motorbike, car and buses have an instrument which measures and displays the vehicle speed in kilometers per hour। क्या कह रहा है कि भाई जो वाहन होते हैं जैसे कि स्कूटर हो गया, मोटर बाइक होगी, कार हो गई, बस हो गया, इनमें एक औजार लगा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे कि आप वाहन की रफ्तार को देख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर दिखाता है कि कितनी स्पीड कवर करी है, और ये जो आपको दिख रही ना बीच में, इसको बोलते हैं ऑडोमीटर, और ये डिस्टेंस दिखाता है कितनी दूरी तय करी है, ठीक है।
चलो, इट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। अनदर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ओडोमीटर इज ऑल्सो फिटेड इन द व्हीकल दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इन किलोमीटर्स। यही कह रहे हैं कि भाई एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं एडोमीटर, वो भी हमारे व्हीकल्स में फिट होता है और कितनी डिस्टेंस कवर करी उसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब यहाँ पे ये लड़का है, कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? आई वंस वॉच्ड अ पार्ट ऑफ मैराथन ऑन अ स्ट्रेट रोड स्ट्रेच। एक बार मैंने एक मैराथन का एक हिस्सा देखा था जो कि सीधी रोड पर हो रहा था। आई नोटिस दैट सम पीपल सीम्स टू बी रनिंग एट द सेम स्पीड ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस वाइल अदर पीपल वुड स्पीड अप स्लो डाउन। हाउ वर दीज मोशन डिफरेंट? क्या कह रहा है कि बच्चा ये कह रहा है मैंने नोटिस करा कि कुछ लोग जो हैं उनकी स्पीड सेम रह रही है, मतलब वो सेम दूरी से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो उनकी स्पीड क्या हो रही, धीरे हो रही, तेज हो रही, धीरे हो रही, तेज हो रही, ऐसे हो रही है। ठीक है, तो इनके ये जो मतलब मोशन है ये ऐसे इतने डिफरेंट क्यों हैं? ठीक, चलो तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो दोस्तों अब हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है इसको पढ़ने वाले हैं। क्या इसमें आगे? डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट लीनियर मोशन इन क्लास मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी? क्या आपको याद है लीनियर मोशन, जो कि आपने क्लास 6 की जो साइंस बुक है क्यूरियोसिटी मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, जिसमें आपने इसको पढ़ा था, कि आपको लीनियर मोशन ये याद है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में सफर करता है तो उसका जो मोशन होता है उसको लीनियर मोशन कहते हैं। नाउ इमेजिन अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक विच इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एडजेसेंट रेलवे स्टेशन। अब कल्पना करो एक ट्रेन की जो कि ऐसे ट्रैक पर जा रही है जो कि क्या है, मतलब एकदम सीध में है। वो ट्रैक क्या है, दोनों स्टेशन के एकदम बीचों ऐसे कि सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, सो द मोशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन दीज टू स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। तो इन दो स्टेशन के बीच में जो ट्रेन ट्रैवल करेगी ये लीनियर मोशन का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन ए टू एट अ स्लो स्पीड। जो ट्रेन है वो स्टेशन ऐसे शुरू होती है धीरे स्पीड पे, देन मूव एट अ फास्टर स्पीड, फिर इसकी रफ्तार क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। देन स्लो डाउन एंड कम टू अ हॉल्ट एट अ नेक्स्ट स्टेशन, और फिर वो धीरे होती है और रुक जाती है अगले स्टेशन पे जो कि है डी। एंड बिटवीन द टू स्टेशन फॉर सम डिस्टेंस बी टू सी द ट्रेन मूव्ड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड दैट इज एट एन अनचेंजिंग स्पीड। क्या कह रहे हैं कि भाई जो दो ये स्टेशन हैं बी से सी, इनके बीच में जो ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड में चल रही है। कांस्टेंट स्पीड, देखो कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट यानी ऐसी चीज़ जो कि मतलब ना बढ़ रही ना घट रही है, ऐसी है, मतलब बराबर बनी हुई है। ठीक है, तो जो स्पीड है ना ट्रेन की वो कैसी, कांस्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड ना ही बढ़ रही है घट रही है, एक सी रह रही है, तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। जबकि द ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन बी एंड सी, फिगर 8.11। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्पीड of an object moving along a straight line keep changing, it is said to be in a non-uniform linear motion। क्या कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर जो रफ्तार है ट्रेन की जो कि सीधी रेखा में जा रही है, इसकी रफ्तार कम ज़्यादा हो रही है, मतलब बढ़ रही है घट रही है, तो हम ये कहें कि अब इसमें क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, द मोशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन ए एंड बी एज वेल एज सी बिटवीन सी एंड डी इज नॉन यूनिफॉर्म। क्या कह रहे हैं, जो मोशन है ए से बी के बीच में, साथ में सी से डी के बीच में, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ज़रा एक सेकंड उसकी इमेज देखते हैं। चलो अच्छा, ये है, तो ये इमेज है। ठीक है दोस्तों, ये इमेजेस पे आप देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम while it cover unequal distance in an equal interval of time when it is in non-uniform linear motion। देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो वो इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी को तय करेगा, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो एग्जाम्पल के लिए मान लो वो पहले घंटे में 5 किलोमीटर तय कर रहा है तो दूसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल टाइम और इक्वल डिस्टेंस। लेकिन अगर
ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो ये जो दूरी है ना ये कम ज़्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि पहले घंटे वो 2 किलोमीटर चला तो दूसरे घंटे हो सकता है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले। ठीक, ये चीज़ है। चलो, इन टेबल 8.3 डेटा आर गिवन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू ट्रेन एक्स एंड वाई। टेबल 8.3 में डेटा दिया हुआ है दो ट्रेनों का, ठीक है, जो कि हैं जिनका नाम है एक्स एंड वाई, बिटवीन द टाइम 10 AM एंड 11 AM, और इन्होंने ट्रैवल कब किया है 10 AM और 11 AM में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो टाइम है वो शुरू हुआ है 10 बजे से। इसकी पोजीशन क्या थी, एक्स वाले की पोजीशन थी 0 मतलब ये शुरू नहीं हुए, अभी शुरू हुए हैं। 10:10 पे पोजीशन है इनकी 20 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस भी इन्होंने इतनी कवर करी हुई है। ठीक, इसकी देख लो। अच्छा, इसमें देखो, अब देखो ज़रा ध्यान से, पोजीशन 20 थी, 20 से 40 हो रही है, 60 हो रही है, 80 हो रही है, 100 हो रही है, 120 हो रही है, मतलब +20 सब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब में +20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो कि भाई ये जो है ये हमारे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, साथ ही में जो डिस्टेंस कवर है वो भी देखो 20 सेम है कि नहीं है, सेम है ना, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को फॉलो कर रही है। वहीं ट्रेन वाई के लिए देखो 20 से 35 यानी 15 बढ़ रहा है, 35 से क्या हो गया सीधे 50 हो गया, 35 से 50 यानी फिर से कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है। अब क्या है 75 15 बढ़ रहा है। लेकिन ज़रा डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस मेरी 20 थी, अब कितनी होगी 15 इसने इस बार कवर करी, इस बार इसने 15 कवर करी, इस बार इसने 25 कवर करी, इस बार इसने क्या करी 20 कवर करी। मतलब ये कि मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस क्या हो रही है कम ज़्यादा हो रही है मेरी। ठीक है ना, मतलब मेरा जो एक्स वाला है ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में चल रहा है, जबकि वाई वाला नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द टू ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या कह रहे हैं भाई, कौन सी ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में थी, तो भाई ट्रेन एक्स ही है। ट्रेन एक्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वही कह रहे हैं कि भाई जो एक्स है उसने जो भी समय है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करिए, इसलिए ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, जबकि वाई वाली नहीं है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन आइडियलाइजेशन। In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over a long distance or for long interval of time. क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है ना ये आइडियलाइजेशन है, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि ख्यालों में रहता है। ठीक है, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में हमको पता है कि हमें ऐसी चीज़ें बहुत ही कम मिलेंगी जो कि कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल करें। ठीक है, स्पीड सबकी कम ज़्यादा होती रहती है। दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ एवरेज स्पीड, इसीलिए हमको एवरेज स्पीड यानी कि औसतन रफ्तार का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन आ नटशेल। तो दोस्तों ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन उससे पहले चलो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स है ना समरी टाइप्स, इनको पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्या कह रहा है कि भाई एक ऑसिलेशन को पूरा करने में किसी भी पेंडुलम द्वारा जो समय लिया जाता है वह उसका टाइम पीरियड कहलाता है। सेकंड क्या है, the time period of a simple pendulum of a given length is constant at a place। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि किसी भी लेंथ के किसी भी दिए हुए लेंथ का जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी जगह पर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मतलब बराबर रहता है। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, उसका सिंबल होता है छोटा वाला एस। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। जो एवरेज स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जो कि उसने कवर करा है डिवाइड बाय टोटल टाइम जो कि उसने लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में। सेकंड क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगा। If the speed of an object moving along a straight line keep changing, it is said to be in non-uniform linear motion। और अगर जो ऑब्जेक्ट जो कि सीधी रेखा में जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ ज़्यादा रही है कम ज़्यादा हो रही है, मतलब उसकी स्पीड में बदलाव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। ठीक है, चलिए लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। तो ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। Calculate the speed of a car that travels 150 meter in 10 seconds. Express your answer in kilometer per hour। देखिए क्या कह रहे हैं
कि आपको एक गाड़ी है जो कि 10 सेकंड के अंदर 150 मीटर का सफ़र तय कर रही है। आपको इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना होगा और आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो करना है इसको बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अच्छा इसमें पता है दिक्कत क्या आने वाली है, अभी बताता हूँ। तो जब आप यहाँ पे 150 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर आपका 15 आएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है ये मीटर में है और जो टाइम दे रखा है सेकंड में है। मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये आपका मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो तो घबराना नहीं, जो भी आपका आंसर दे रखा है उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसको क्या करो? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 5, 5 3 और 3 18 आपका होगा 54। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ गया है। ठीक, अच्छा इसको 18/5 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? देखो अभी बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ रखी है एक चीज कि अगर कोई भी चीज है मुझे उसको मतलब वो मीटर में दी है, मुझे उसको किलोमीटर में करना है, तो भाई क्या तरीका होता है करने का? मीटर अपॉन में डिवाइड में क्या करते हैं? 1000 करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, करते हैं ना। अच्छा सेम आपने ये भी पढ़ा हुआ है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज़ सेकंड में दे रखी है, मुझे उसको आर में करना है, सेकंड में दे रखी है आर में कर रखा है करना है, तो उसको हमें क्या करना होता है? 3600 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अच्छा 3600 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार आप डिवाइड करोगे तो सेकंड से मीटर में सॉरी मिनट में बनेगा, और दोबारा डिवाइड करोगे 60 से तो वो आपका मिनट से आर में बनेगा। ठीक है, तो 60 से अलग अलग डिवाइड ना करके मैंने एक ही में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 कर दिया है। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही 18/5 बन के तैयार होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ जहाँ पे आपका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा हो लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में उसको बनाना है, तो परेशान मत होना, बस उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? आ रनर कंप्लीट 400 मीटर इन 50 सेकंड। एक रनर है जिसने 50 सेकंड में 400 मीटर पूरे करे। अनदर रनर कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकंड। दूसरा एक और रनर है जिसने 45 सेकंड में सेम डिस्टेंस यानी 400 मीटर कवर करे। हु हैज़ अ ग्रेटर स्पीड एंड बाय हाउ मच? किसकी स्पीड ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है? तो देखो सीधे से दिख रहा है हमको कि जो दूसरा रनर है उसने कम समय में सेम डिस्टेंस कवर करी कि नहीं करी? करी ना, मतलब ये तेज़ है, सेकंड वाला तेज़ है। अच्छा हमको ये निकालना है कि कितना ज़्यादा तेज़ है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों की स्पीड निकालनी होगी और उनको माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले की स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस दिया है आपका 400 और टाइम दिया है आपका 50। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, आंसर आ गया 8। तो आंसर आया दोस्तों 8 मीटर्स पर सेकेंड। फर्स्ट की स्पीड क्या है? 8 मीटर्स पर सेकेंड। चलो सेकंड वाले की निकाल लेते हैं। तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, 400 दूरी सेम है क्योंकि, और अपॉन में 45, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखो 45 है, तो 45 400 निकालना है। 40 कितने बार में जा सकता है? 45 है तो 90 और 180 और 90 200 एक सेकंड को 45 मल्टीप्लाइड बाई 8 करके देखते हैं तो कितना हो गया? 40 0 कैरी 8 4 जा 36 36। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8। 36 है, घटाओगे 400 में से 360 को घटाओगे बचेगा 40। ठीक है, डेसिमल ले लोगे फिर से वही आ जाएगा। ये तो फिर से, अरे ये तो रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है गाइस। इसका जो आंसर है ना ये आपका 8.888888 करके आने वाला है। मतलब इसकी जो अप्रॉक्सीमेट स्पीड है ना उसको 8.89 ये मान लो। ठीक है, 8.89, अरे रे रे किलोमीटर लिख रहा था मैं, 8.89 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी। ठीक है ना, अब मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना तो निकाल लो भाई। एक का है 8.8, रुक जा गड़बड़ हो गया, एक का है
0.89 माइनस दूसरे का 8, आंसर आ जाएगा आपका 0.89 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतना तेज था जो दूसरा व्यक्ति ना, वो उससे इतना तेज था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक? एक ट्रेन है जो कि 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो उसने कवर करा है 360 किलोमीटर, बताओ उसको कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो देखो 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की, सॉरी 25 मीटर नॉट किलोमीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार दी हुई है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ना आपको जरा ये देखना है दोस्तों कि जो स्पीड दी है मेरी यहाँ पर, वो दी है 25 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो दिया है 360 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसे करना हो कि मीटर निकालना है, किलोमीटर में वैल्यू दी है तो उसको 1000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि 360 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो 360 और कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लगा दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया 3,60,000। ठीक है, तो अब ये मेरा किस में आ गया है? ये दोस्तों है मेरा मीटर में। ठीक, तो अब ये मीटर में है और स्पीड दी है मेरी मीटर पर सेकंड में, मतलब यूनिट मेरी सेम है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक, तो अब हम लोग यही करने वाले हैं। तो डिस्टेंस कितना है? 3,60,000 और स्पीड कितना था दोस्तों? 25। कितना था? 25। ठीक है, अरे ये 25 थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको उसको सही कर लेते हैं। 25। ठीक, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकंड को 25 से डिवाइड करना 360 को, तो 25 25 50 होता है। ठीक है, 25 3 लाख छड़ा कितना आएगा? देखो 1 जा पहले करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 5 इधर 6 इधर बचा 11, 11 बच रहा है और 0 आ जाएगा, 110 हो गया। तो 4 बार में होता है 100। ठीक है, 110 में से 100 घटाओगे बचेगा 10, इधर आ गया 0 और आ जाएगा तो हो जाएगा 100। 4 बार में होता है 100। ठीक है, और कितने एक ये रुको रुको रुको, पहले ये हुआ था, फिर ये वाला 0 यूज़ हो गया, फिर ये वाला 0 यूज़ हो गया। ठीक है, ये डबल 0 बचे हैं। तो दोस्तों ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, आंसर आ रहा है आपका 14,400 सेकंड। कितना आ रहा है? 14,400 सेकंड। ठीक है, वैसे आप चाहो तो इसको उसमें कर सकते हो, क्या बोलते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो ये भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड इन। क्या कह रहे हैं? एक ट्रेन है जो कि 3 घंटे के अंदर 180 किलोमीटर का इसने सफर तय किया है। आपको इसकी स्पीड निकालनी होगी, किसमें? किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, और तीसरा क्या है? व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 4 आवर इफ इट मेंटेन द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। अगर सफ़र में ये सेम स्पीड मेंटेन रखती है तो बताओ 4 घंटे बाद कितनी दूरी तय करेगी। देखो ये वाला ज़्यादा आसान है, इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, वो उसने टोटल 180 किलोमीटर तय करा है 3 घंटे में, तो अगर आप डिवाइड कर देते तो आपको पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है। तो 3 1 जा 3 6 जा, आंसर आ गया 60। मतलब कि दोस्तों 1 घंटे में 16 किलोमीटर ट्रैवल करी कि नहीं कर रही है। अब ये कह रहे बताओ 4 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, तो कुछ नहीं, 60 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका 240 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये लो, ये आपका थर्ड वाले का निकल आया। अब फर्स्ट और सेकंड वाले का भी निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले का भी आसानी से निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है, और ये मेरी जो यूनिट दे रखी है ना डिस्टेंस और टाइम वाली, ये देखो किलोमीटर और आवर में ही है। ठीक है, तो इस इसको डिवाइड कर दो। वैसे इसका आंसर ना फर्स्ट वाले का आपका वही आएगा, क्या बोलते हैं, 60। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका वही आने वाला है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। अच्छा, सेकंड वाले में हमको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है, बहुत ही ईजी है। इसको आप कर दो 5/18। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई।
60 को कर दो अब इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो कर लेते हैं गाइस। तो 60 2 30 जा, 2 9 जा, 3 में जा रहा है, 3 10 जा और 3 3 जा। अब यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना और शुरू करते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 बचा, इधर आ गया 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, डेसिमल ले लेंगे। अच्छा, अब देखो ये रिपीट होगा, अब ये रिपीट होने लग जाएगा बार बार। तो एक काम करो, इसका जो आंसर है वो लिख लो 16.7, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया है आपका 16.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। चलो फिफ्थ वाले पर चलते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्या कह रहा है, द फास्टेस्ट गैलपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 18 मीटर्स पर सेकेंड। जो सबसे तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 18 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर्स पर आवर। क्या कह रहा है कि भाई ये इसकी मतलब ये इसकी जो तुलना अगर हम करते हैं ट्रेन की स्पीड से जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की है, तो ये कैसे क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखो घोड़ा सीधी सी बात है भाई, तेज दौड़ता है लेकिन इतना भी तेज नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। घोड़े 1 सेकंड के अंदर 18 मीटर तय कर रहा है, जबकि 1 घंटे के अंदर 72 किलोमीटर तय कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि कभी भी अगर आप कंपेयर करते हो किन्हीं भी दो नंबरों को, तो हमेशा हम एक चीज़ ध्यान देना कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। क्या इसमें यूनिट सेम है? नहीं, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, तो आपको इनमें से किसी एक के यूनिट्स को सही करना होगा, ठीक है। इनमें से किसी एक के यूनिट को आपको सही करना होगा, ठीक है। तो चलो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको वो 18/5 या 5/18 से नहीं करना है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे कि 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, ठीक है, ऐसे भी कर लोगे तब भी चलेगा, ठीक। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 0 2 0 इधर कट गए। अब ये 36 है तो 12 में आता है भाई, 12 3 और 12 6, 3 1 जा 3 2 जा और 2 10 जा 20, या क्या आपका आ गया है दोस्तों 20, ठीक है। तो ये देखो जो ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन की स्पीड है, कितनी है दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब घोड़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है, जबकि ट्रेन की है 20 मीटर पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, ट्रेन मेरी तेज हुई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसके बीच में डिफरेंस बताना होगा यूजिंग द एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विद नो ट्रैफिक। और आपको इस एग्जांपल का यूज़ करना है कि जो कार है वो स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है, इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, एंड अ कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक, और जो कार है वो सिटी ट्रैफिक में चल रही है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें मेरी स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो जो कार स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और जो कार जो कि क्या बोलते हैं सिटी ट्रैफिक में चल रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड कम ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो 7th वाले पर चलते हैं दोस्तों। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन फिल इन द गैप इन द टेबल। बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर टेबल में एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, उसका डेटा दे रखा हुआ है और कुछ खाली जगह है, तो आपको भरना है बस इसको, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जो भी स्पीड या जो भी टाइम आपका बढ़ेगा, जो भी डिस्टेंस जो भी टाइम आपका बढ़ेगा ना, वो इक्वल तरीके से बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 0 से 10 हो रहा है +10, 10 से 20 +10, 20 से 30 +10। तो यहाँ आगे खाली जगह है, तो बताओ +10 30 में कर दो कितना आ जाएगा? 40। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है। डिस्टेंस देखो 0 से 8 +8 हो रहा है। अच्छा 8 से क्या होगा दोस्तों? 8 + 8 16। ऐसे ही यहाँ पे 40 में +8 48, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ कार कवर 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 70 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर। एक गाड़ी है जो कि पहले घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रही है, दूसरे में 70 किलोमीटर कवर कर रही है और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। इज द मोशन यूनिफॉर्म।
क्या जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है? नहीं दोस्तों, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन तभी होता अगर ये जो डिस्टेंस है ये मेरी क्या होती, मतलब इक्वल रहती, ठीक है, तभी होता। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो जस्टिफिकेशन यही है कि भाई डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल इंटरवल में क्या होती है, इक्वल रहती है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार की एवरेज स्पीड निकालनी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है। तो टोटल डिस्टेंस कर लो, 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130, और 130 प्लस 50 होता है 180, कितना आ गया 180। अच्छा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना आ गया 3 आवर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 1 जा 3 6 जा, आंसर आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। कितना गया दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर, ये है इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकाला हम लोगों ने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में कौन सा मोशन ज्यादा कॉमन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो दोस्तों आंसर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रोवाइड 3 एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर आंसर, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी 3 एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है। तो सिटी के ट्रैफिक में जो कार चलती हैं, एग्जाम्पल वो हो गया, ठीक। अगर आप किसी भीड़ भाड़ मार्केट में जा रहे हो तो एक स्पीड से तो चल नहीं सकते हो, कम ज़्यादा स्पीड होगी कि नहीं होगी, तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। और किसी बिजी रोड पे अगर कोई साइकिल वाइकल चला रहा है तो उसको ब्रेक व्रेक लगाना पड़ता है, बाकी सब लगाना पड़ता है, तो तीसरा एग्जाम्पल आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, डेटा फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल, टेबल में डेटा दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के मोशन का, ठीक है। स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, बताओ जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। फाइंड द एवरेज स्पीड, साथ में आपको एवरेज स्पीड भी निकालना है। तो देखो 10 20 टाइम तो ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस देख लो 6 से 10 प्लस 4 प्लस 6, नहीं दोस्तों 0 से 6 प्लस 6 हुआ है, ठीक है, 6 से 10 प्लस 4 हो रहा है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा रहा है, 4 6 ऐसे करके बढ़ा रहा है, नहीं। तो अब हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, हम लोग फिर से टोटल डिस्टेंस में अपॉन में टोटल टाइम, यही इसमें करने वाले हैं दोस्तों। तो टोटल डिस्टेंस हमको निकालनी है कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है 60, ठीक, और टोटल टाइम कितना है 100 है, ठीक है ना, निकाल लो जी। तो 0 से 0 0.6 आ गया आपका, ठीक है, 0.6 ये किस में दिया है, अच्छा मीटर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक वाहन है जो कि सीधी लाइन में चल रहा है, एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर की उसने दूरी क्या करी है, कवर करी है। इन दी फर्स्ट 500 मीटर, पहले 500 मीटर में इट मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो पहले 500 मीटर में इसकी जो स्पीड है वो थी 10 मीटर पर सेकंड की, दूसरे 500 मीटर में इट मूव विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी दूसरे 500 मीटर में इसकी जो स्पीड रही वो है 5 मीटर पर सेकंड की। विथ व्हाट स्पीड शुड इट मूव द रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट द जर्नी इज कंप्लीट इन 200 सेकंड्स, तो इसको अब आपको बताना होगा दोस्तों कि इसको अब कौन सी स्पीड से बाकी जो बची हुई दूरी है उसको तय करना चाहिए, ताकि जो ये सफ़र है 200 मीटर में पूरा हो, सॉरी 200 सेकंड्स में पूरा हो जाए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल फॉर द इंटायर जर्नी, और इस पूरे सफ़र के लिए बताओ उस व्हीकल की एवरेज स्पीड कितनी थी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना ज़रा यूनिट्स देख लो सारे, ठीक है, कहीं पे आपका सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ किलोमीटर है, तो इसको कर लो पहले तो मीटर में कन्वर्ट, तो 2 किलोमीटर 2000 मीटर का होता है, ठीक, बाकी और कहीं कुछ कन्वर्जन करने के लिए है क्या, नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर सेकंड सेकंड सब सही है, ठीक। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी पहले 500 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम ही तो निकालना है ना, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखो 500 है अपॉन में आपका हो जाएगा 10, आंसर आएगा 50 सेकंड, 50 सेकंड लगा होगा इसको पहला वाला कवर करने में, दूसरा 5 5, तो डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, ठीक है, और 00, आंसर आएगा आपका
100 सेकंड। मतलब कि इस डिस्टेंस को मतलब इतने को कवर करने में इसको लग रहा है 50 सेकंड और इतने को करने में इसको लग रहा है कितना 100 सेकंड। ठीक है, तो 50 प्लस 100 कितना होता है 150, यानी 150 सेकंड तो यूज़ हो चुके हैं। अब उसके पास में कितने 200 सेकंड में कवर करनी थी ना पूरी डिस्टेंस, तो अब उसके पास में सिर्फ 50 सेकंड बचे हुए हैं। ठीक है, कितना बचा है 50 सेकंड बचे हुए हैं। तो अब हमें निकालनी है बचे हुए की स्पीड। अच्छा, 500 मीटर उसने यहाँ ट्रैवल कर लिया, 500 मीटर उसने यहाँ ट्रैवल कर लिया, यानी कि टोटल कितना 1000 मीटर वो ट्रैवल कर चुका है। 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। अब 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर बचा हुआ है। ठीक है, तो 1000 मीटर बचा है। ठीक, और उसके पास में जो टाइम बच रखा है वो कितना है 50। तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लो, खत्म कहानी। और क्या, 1000 को डिवाइड कर लो 50 से, तो 0 0 गया, 5 1 जा, 5 2 जा, आंसर आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है ना, तो फिर वो 200 सेकेंड में डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। ठीक है, अच्छा इसका ना एवरेज स्पीड भी निकालना, तो निकाल लेते दोस्तों। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम 200 सेकंड है और टोटल मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी 2000 ही होगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है दोस्तों 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, चलिए तो ये तो था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।